हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। बच्चों, आप सभी के कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी वीडियोस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कर रही हैं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ उससे आपको हेल्प हो रही है। आप मुझसे टाइम टू टाइम सजेशंस करते रहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियोस बनाएं, तो उसी में से एक व्यूअर हैं मिस शालवी, जिन्होंने सजेशन दिया है कि मेक इन इंडिया टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि डिफरेंट बुक्स में ये टॉपिक पार्ट्स में दे रखा है। मतलब किसी बुक में कोई टॉपिक कवर किया हुआ है, किसी ने एडवांटेजेस बताए, किसी ने ऑब्जेक्टिव बताए, कंप्लीट टॉपिक नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इन सब बुक्स को कंसल्ट करूं और आपको एक कंप्लीट टॉपिक प्रेजेंट करके दूं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और मीनिंग्स, वर्ड के मीनिंग्स बताऊंगी, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि बुक्स में उन वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं दे रखे, जिस वजह से शायद आपको ये टॉपिक्स क्लियरली समझ नहीं आ रहा। तो बेटा, वीडियो थोड़े से लेंदी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से टॉपिक समझना चाहते हैं तो वीडियो के कंटेंट पर ध्यान दीजिए, उसकी लेंथ पर नहीं। और हाँ, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं, क्या है ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। मेक इन इंडिया का मतलब है मेड इन इंडिया, यानी इंडिया में बनाया हुआ। अब ये क्या है और ये क्यों लाया गया, पहले हम इसको समझते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि 2014 के इलेक्शन के बाद भाजपा सरकार का राज हुआ था, और जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाया गया। पीएम बनने के बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में ये नोटिस किया कि इंडिया में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेन से इंपोर्ट करवाए जाते हैं। और अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में बनते भी हैं तो उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स बाहर से मंगवाए जाते हैं, फिर उनको असेंबल किया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट सेल किया जाता है। जब आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करके मंगवाते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का रेट भी ज़्यादा हो जाता है और इन्फ्लेशन की कंडीशन बनती है। इंपोर्ट तो शायद सबको पता ही होगा, जब हम किसी और कंट्री से सामान अपनी कंट्री में मंगवाते हैं उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। और उनसे सामान खरीदना है तो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में हमें ये काम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास फॉरेन करेंसी का भी आउटफ्लो हो जाता है। तो मोदी जी को लगा कि जब हमारे पास इतना ज़्यादा मैन पावर है और इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो हम ये प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते, हम बाहर से प्रोडक्ट्स क्यों मंगवा रहे हैं, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड क्यों हैं। अगर हम इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल सस्ता होगा, लेबर भी सस्ती होगी, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, यानी कि लागत, प्रोडक्ट की लागत। और उसके बाद कम कीमत पे हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि महंगाई। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो था एक नेशनल प्रोग्राम था, जो कि 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ। ठीक है, ये 25 सेक्टर्स पर फोकस करता है। और ये कौन से 25 सेक्टर हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आप चाहे तो उनको टॉपिक को नोट कर लीजिए, या आप इसको लर्न भी कर सकते हो। इन 25 सेक्टर्स पे फोकस करने का मकसद ये था कि अगर हम इन सेक्टर्स को इम्प्रूव कर दें तो हम इंडिया में ही प्रोडक्ट बना सकेंगे, और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर हम मेड इन इंडिया लिख सकेंगे, और फिर उन प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी हम सेल कर पाएंगे, और इंटरनेशनल लेवल पर हम कंपटीशन कर पाएंगे। ठीक है जी। अब क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, क्या इसके एम्स थे, हम वो डिस्कस करते हैं, मगर उससे पहले आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक बात बता दूं कि ये टॉपिक जो है मैं पार्ट्स में करवाने वाली हूं। आज के पार्ट में हम सिर्फ इतना ही काम करेंगे। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? फर्स्ट, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? इसके पहले आपको इन्वेस्टमेंट समझना होगा। इन्वेस्टमेंट देखिए, सपोज करते हैं आपने कोई लैंड परचेज की है 3 लाख की। 4 साल बाद अगर आप उसे बेचने जाते हो तो वो बिकती है 5 लाख की। अब कोई चीज़ 3 लाख में खरीद कर 5 लाख में बेचोगे तो 2 लाख का प्रॉफिट कमाओगे ना, है ना। तो यही होता है इन्वेस्टमेंट, कि हम कहीं पैसा लगाते हैं और बदले में हम उससे प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है जी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब इंडिया की किसी कंपनी में फॉरेन के कोई कंपनी या कोई पर्सन पैसा इन्वेस्ट कर दे तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि
फॉरेन का पर्सन इंडिया में पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगा? क्या उसके पास अपनी कंट्री नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो देखिए, वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करेगा क्योंकि अगर उसे ये लग रहा है कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ज़्यादा उसकी सेल्स हो सकती हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो उस कंपनी का हिस्सा बनना चाहेगा, क्योंकि जब कंपनी के सेल्स अच्छे होंगे तो उनको प्रॉफिट अच्छा होगा। और अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो बदले में आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट कमाने के लालच में कोई पर्सन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से इंडिया को क्या बेनिफिट है? देखिए, हमारे मोदी जी का ये कहना था कि इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाओ, क्योंकि हमें इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाना है। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको पैसा चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली चाहिए। या तो वो मनी आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर दोगे या आप बैंक से लोन ले लोगे। फिर भी अगर आपके पास पैसा कम पड़ता है तो आप शेयर्स या डिबेंचर्स के थ्रू मंगवाते हो। और इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, मिडिल क्लास सेक्टर ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए होता ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि फॉरेन के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आइए और इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप हमें पैसा दो, हम प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको हिस्सा मिलेगा, ठीक है जी। तो इसीलिए हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं। हाँ, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। जैसे बात करें अगर डिफेंस की, तो वहां पर इंडिया का जो शेयर है हमने बाहर वालों को सिर्फ जैसे देना है, तो बाहर वालों को हम 100% FDI या 100% मतलब उनसे इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा नहीं लेंगे इंडिया में। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर हम डिफेंस के अंदर उनसे इन्वेस्टमेंट कराने लगे तो उनका कंट्रोल हो जाएगा हमारी डिफेंस पर, और फिर वो अपने हिसाब से रूल्स एंड पॉलिसीज बनाने लगेंगे जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ठीक है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट कुछ ही एरियाज में करवाई जाती है। नेक्स्ट है टारगेट ऑफ एन इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऑब्वियसली इनका टारगेट था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है 12 से 14% तक साल में। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने का मतलब क्या है कि सपोज करते हैं, अगर पहले एक एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज करते हैं पहले जो प्रोडक्शन का रेट था सपोज वो था 60%, ठीक है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन में 60% हमारा मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। तो अब वो कहते हैं कि इस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दो, 10, 12, 14% और बढ़ा दो। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओगे तो अच्छे से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होगा और कम कॉस्ट पर प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा, जिससे कि हम मार्केट में सेल्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन इनका थर्ड मोटिव क्या था? इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द कंट्रीज GDP फ्रॉम 16 to 25%। ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारी GDP में ज़्यादातर हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से फसलों का नुकसान बहुत हो जाता है। अभी हाल ही में यहाँ नॉर्थ में जहाँ पर कभी भी हल्की फुल्की बारिश से ज़्यादा सीज़न नहीं होता था, इस बार यहाँ पर बारिश के साथ इतने ज़्यादा ओले पड़े थे कि यहाँ पर ऐसा सीन हो गया था जैसे कुल्लू एंड मनाली में होता है, ठीक है। मतलब इतनी मोटी परत बर्फ़ की जम गई थी। कैन यू इमेजिन कि अंबाला जैसे एरिया में या नारायणगढ़ जैसे एरिया में बर्फ़बारी हो सकती है? यहाँ हुई। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ, टमाटर गोभी सब खराब हो गए। अब ये खराब हो गए तो ऑब्वियसली रेट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा, है ना, और नेशनल इनकम में परेशानी होगी, GDP में भी दिक्कत आएगी। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना गलत है, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ाना है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम अच्छे से सेल्स कर पाएंगे, प्रॉफिट्स कमा पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया। देन टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स। ऑब्वियसली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे तो मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लेबर कहाँ से आएगी? इंडिया से। तो जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली जॉब्स भी बढ़ती हैं, ठीक है। मतलब मेक इन इंडिया इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बनाया गया था प्रोजेक्ट। देन टू प्रमोट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने बोला कि हम अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट्स करेंगे। यानी कि अब वो ज़माने गए कि जब इंडिया बाहर से सामान मंगवाता था, अब तो इंडिया में ही प्रोडक्शन करेगा, इंडिया में भी बेचेगा
और सामान इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचेगा। उससे क्या होगा कि जब हमारा सामान वहाँ बिकेगा तो इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे हम कंपटीशन फेस करेंगे और वहाँ की मार्केट कैप्चर करेंगे, ठीक है। देन एनहांसिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि ग्लोबल लेवल पर हम कंपटीशन फेस करने लायक बनेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट बनाया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए, और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। तो वेट करिएगा नेक्स्ट पार्ट का। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।